देखिए आज बताया गया था पहले संविदा अधिनियम चलेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज चलेगा। उसके बाद से आपका सीपीसी लिखवाया जाएगा। देखिए संविदा अधिनियम में फिर एक बार आपका शुरुआत किया जा रहा है जहां से चल रहा था। पहले फिर आपका देखना है, सेक्शन 10 देखना है। जहां तक धारा 10 की बात है, धारा 10 ये बताती है कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक करार संविदा नहीं होता, लेकिन प्रत्येक संविदा करार होती है। क्योंकि अगर संविदा तक पहुंचा है तो पहले एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद ही आपका कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा है। यानी कि जो करार धारा 10 की शर्तों को फुलफिल कर देंगे, पूर्ति कर देंगे या पूरा कर देंगे, वे जो एग्रीमेंट होंगे वे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं करते वह एग्रीमेंट ही रह जाएंगे, यानी कि करार ही रह जाएंगे। ये कंसेप्ट आपका बताया गया था। फिर दूसरा बताया गया था कि क्या क्या शर्तें हैं। तो धारा 10 की शर्तें बताई गई थी कि जो करार के पक्षकार होने चाहिए वो कॉम्पिटेंट या सक्षम हो। दूसरा आपका कि पक्षकारों की फ्री कंसेंट, यानी कि स्वतंत्र सम्मति हो। तीसरा आपका बताया गया कि उद्देश्य और प्रतिफल लाभफुल हो, यानी कि विधिपूर्ण हो। और चौथा आपका बताया गया कि ऐसे करारों को कानून द्वारा वाइड या शून्य घोषित न किया गया हो। और अगला पांचवा बताया गया कि अगर कोई कानून कहता है कि करार रिटेन में होना चाहिए तो वह रिटेन में हो। अगर कोई कानून कहता है कि भाई पंजीकृत या रजिस्टर्ड हो तो रजिस्टर्ड भी होना आवश्यक है। अगर कोई कानून कहता है कि दो गवाह चाहिए उस करार में तो गवाह का होना भी क्या है, आवश्यक। अगर कानून कहता है तो टीपीए में आप लोग पढ़े हैं, कई जगह आपका प्रावधान मिलता है कि लिखित में ही काम चल जाएगा। तो कई जगह लिखित और पंजीकृत दिया है, तो कई जगह लिखित पंजीकृत और कम से कम 2 अनुप्रमाणक साक्ष्य दिया है। तो वहाँ करार संविदा तभी बनेगा जब उन शर्तों का भी क्या हो, पालन। अब कॉम्पिटेंट कौन है करार के लिए, यानी कि संविदा के लिए कौन सक्षम है, इसका प्रावधान सेक्शन 11 में किया गया है। 11 में 3 बातें हमने बताई थी कि जिस विधि से व्यक्ति शासित होता है उस विधि के अनुसार वह मेजर हो, वयस्क हो। दूसरा वह साउंड माइंड हो, यानी कि स्वचित हो। और तीसरा आपका नियम बताया गया था कि किसी तत्समय प्रवृत्त कानून द्वारा, यानी कि वर्तमान समय में लागू किसी कानून के तहत वह संविदा करने के लिए अयोग्य या डिस्क्वालीफाई घोषित न किया गया हो। तो डिस्क्वालीफाई पर हमने एक उदाहरण बताया था दिवालिया का। दिवालिया संविदा करने में सक्षम नहीं है। दूसरा चित्त विकृतता, आपका चित्त विकृत व्यक्ति भी, आपका अनसाउंड माइंड व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट करने में कॉम्पिटेंट नहीं है। ये धारा 11 बताती है। स्वचितता क्या है, कब किसी व्यक्ति को साउंड माइंड कहा जाएगा और कब अनसाउंड माइंड कहा जाएगा, ये भी आपका 2 बार जे में क्वेश्चन बना है। इसका निर्धारण सेक्शन 12 से होगा, यानी कि धारा 12 से। तो अभी 11 के बाद 12 ही चलेगी। और पहला जो शर्त थी कि वयस्क हो, तो हम ये चल रहे थे क्वेश्चन आपका, कल भी दोनों पीरियड में चला कि अगर कोई माइनर या अवयस्क करार कर लेता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो शुरुआत अब कौन माइनर होगा,
तो भाई अब कानून नहीं बताया जाएगा, बताया गया था दो कानून। जो 18 वर्ष से कम का एज का हो वह माइनर या अप्राप्त वय या अवयस्क माना जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति करार करता है तो 1903 में केस आया प्रिवी काउंसिल का, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, जज का नाम बताया गया था जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ। कितना पर सौदा तय हुआ था 20,000, कितना माइनर को दे दिया गया था 8,000, और ब्याज की दर भी पूछा गया है, गलत न हो, 12%। और समव्यवहार किसका था, मार्गेज का। तो ये कहा गया कि अवयस्क द्वारा किया गया करार न तो शून्य होता है न ही शून्यकरणीय, बल्कि वार्ड एब इनिशियो, यानी कि जन्मतः क्या होता है, शून्य। वार्ड एब इनिशियो मार कराइएगा, आपका कई जगह पूछा गया है कि शून्य की वैध की शून्यकरणीय की प्रारंभतः शून्य। जिस क्षण माइनर ने एग्रीमेंट किया उसी क्षण वह एग्रीमेंट क्या था, शून्य। इस केस में दिए गए निर्णय को माइनर के हित को ध्यान में रखते हुए भारत के न्यायालयों ने लागू किया है। इसके बाद तमाम ऑप्शन बताए गए, अपकृत्य बताया गया, भागीदारी बताई गई, आपका विबंध बताया गया, इसके बाद मालिक और अभिकर्ता बताया गया, सेवा की संविदा ज़्यादा पूछी जाती हैं। फिर एक बार सेवा की संविदा पर दो केस याद रखिएगा, इंग्लैंड में रॉबर्टसन बनाम ग्रे का केस, और भारत में आपका राज रानी बनाम प्रेम अदीद का बताया गया था। इंग्लैंड में अगर सेवा की संविदा की गई है, चाहे माइनर किया हो या उसका संरक्षक, अगर वह संविदा आपका अवयस्क के भलाई के लिए है तो वह वैध होगी, और भलाई के लिए नहीं है तो शून्य होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। प्रेम राज रानी बनाम प्रेम अदीद के केस में स्पष्ट बता दिया गया कि चाहे अवयस्क संविदा किया हो सेवा की या उसका गार्जियन अवयस्क की ओर से किया हो, ये संविदा शून्य होती है। यानी कि भले ही ये संविदा भारत में अवयस्क के लाभ के लिए हो, और केस याद रखिएगा राज रानी का। तो समस्यात्मक क्वेश्चन भी बनता है, और फिल्म वाला आपका ये केस है, और वहीं समस्यात्मक क्वेश्चन याद रखना है, आपका कल बताया भी गया था। इसके बाद प्रत्यास्थापन यानी कि वस्तु या धन की वापसी, ये भी पूछा जाता है। तो प्रत्यास्थापन का मतलब ये हुआ कि जो अवयस्क अपनी आयु के बारे में झूठ बोलकर धन प्राप्त किया है, संपत्ति प्राप्त किया है, वस्तु प्राप्त किया है, क्या अवयस्क से वापस लिया जा सकता है कि नहीं। तो कल आपका बताया गया था नियम कि अगर संपत्ति है, वस्तु है, तो ऐसी दशा में अगर वह पहचान की जा सके और अवयस्क के पास हैं तब उसकी वापसी कराई जा सकती है। लेकिन जहाँ तक धन का मामला है, धन के मामले में आपका विवाद है कोर्टों में। कुछ कोर्ट कहते हैं कि अगर धन की पहचान हो सकती है कि जो धन देखिए आपका प्रत्यास्थापन भी काफी महत्वपूर्ण है। अभी दो तीन पॉइंट बचा है माइनर में, उसको निपटा लिया जाए तब आपका सेक्शन 12 शुरू किया जाए। प्रत्यास्थापन धन के मामले में आपका काफी विवाद है, लेकिन इशारे की धारा आपका 33 कहती है कि अगर
जिस व्यक्ति के विकल्प पर कोई करार या संविदा शून्य घोषित की जाती है, यानी कि किसी दस्तावेज को कैंसिल या रद्द किया जाता है। अगर वह व्यक्ति कोई धन लिया है तो या वस्तु लिया है तो ऐसी दशा में उस धन या वस्तु को वापस करने का न्यायालय आदेश दे सकता है। यानी कि वर्तमान नियम ये है कि अगर अवयस्क था, वह किसी से पैसा लिया था और खुद ही गया कोर्ट में, वादी खुद ही गया है, दूसरा नहीं गया है, कौन कोर्ट में गया है, अवयस्क ही, और कहता है कि इस दस्तावेज को रद्द किया जाए, क्योंकि जिस समय मैं दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था, अर्थात लीगल भाषा में निष्पादन किया था, उस समय मैं माइनर था और माइनर होने के नाते मैं निष्पादन नहीं कर सकता। तो न्यायालय अगर अवयस्क के विकल्प पर कोई दस्तावेज कैंसिल करता है तो अवयस्क को ये आदेश दे सकता है कि जो धन तुम लिए हो वह दूसरे पक्षकार को क्या करो, वापस। वर्तमान नियम ये है। न्यायालय का विवेकाधिकार है कि ये कर सकता है। यानी कि इसका सिद्धांत भी बिहार में पूछा जाता है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। और कल एक हम इलस्ट्रेशन बताए थे आपका गुरु चेले का, जो सबसे महत्वपूर्ण था कि चेला 15 साल का था, गुरु ने संविदा किया, चेले का घोड़ा खरीद लिया और 1000 चेले को दिया था। फिर आपका न्यायालय में चेला चला गया कि ये करार वार्ड एबिनिसियो है, क्योंकि जिस समय मैं गुरु से करार किया था मैं क्या था, माइनर। तो अगर ऐसे शिष्य के विकल्प पर संविदा शून्य घोषित की जाती है, शिष्य को घोड़ा वापस कराया जाता है, तो जो शिष्य ने 1000 रुपया गुरु से घोड़े का दाम लिया है, ये सारे की धारा 33 कहती है कि शिष्य को भी आदेशित किया जा सकता है कि वह 1000 रुपया किसको वापस करे, गुरु को। ये आपका, इसके बाद आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देखना है। अब आइए न आगे बढ़ा जाए। क्या अवयस्क अवयस्क और संविदा का विशिष्ट पालन। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, पहले ये जानिए। और आपका पूछा भी गया था बिहार में पिछली बार कि किन संविधाओं का विशिष्ट पालन कराया जा सकता है। ये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 10 में है। और किनका नहीं कराया जा सकता, इसका प्रावधान सेक्शन 14 में है। यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 10 ये बताती हैं कि किन संविधाओं का विशिष्ट पालन कराया जा सकता है, और धारा 14 बताएगी कि किनका विशिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। तो बिहार में यहाँ समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है। पहले इशारे पर और विशिष्ट पालन को समझिए, तब तो अवयस्क बताया जाए। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना था कि इशारे का मुख्य उद्देश्य क्या है, आगे बताया जाएगा। अब छोटे छोटे ही कानूनों का समय आ रहा है। आपका इशारे का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य इशारे का जर्मी बेंथम विद्वान का कोटेशन पर आधारित है कि जो वस्तु जिसकी है वह वस्तु उसे दे दी जाए, बदले में मुझे मुआवजा लेने के लिए या अन्य वस्तु लेने के लिए बाध्य न किया जाए। लेकिन भी लगाना, यदि न्यायालय मुझे मुआवजा दिलवा देता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे पहले न्यायालय करे कि जिस वस्तु के लिए मैंने संविदा की थी वह वस्तु मुझे क्या किया जाए, दिलवाया जाए। अब देखिए एक उदाहरण, मान लीजिए ए एक व्यक्ति हैं और ए और बी में संविदा होती है
और ये कहता है कि मैं ये अपना मकान 6 माह बाद है भी तुम्हें बेचूंगा, यानी कि विक्रय की संविदा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कहा जाता है। इसको सामान्य भाषा में एग्रीमेंट टू सेल भी कहा जाता है, लेकिन लीगल भाषा में जो आपका टीपीए की धारा 54 में लिखा गया है वह कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, यानी कि विक्रय के लिए संविदा, विक्रय की नहीं, फिर याद रखें, विक्रय के लिए संविदा। इसको आसान भाषा में जब जाएंगे कोर्ट कचहरी तो लोग आपका एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, विक्रय का करार कहते हैं। यानी कि विक्रय का करार मतलब अभी बेचा नहीं गया, करार किया गया कि भविष्य में क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। और ये बेचने से पहले ही आपका इनकार कर देता है कि हे भी हम अपना मकान नहीं बेचेंगे, तो भी जाता है कोर्ट में, ए के खिलाफ मुकदमा करता है और कहता है कि हजूर करार मकान बेचने का हुआ था, मुझे मकान दिलवाया जाए। तो फिर वही नियम कि अपना हक मांगिए लेकिन दूसरे का भी हक देने के लिए तत्पर और तैयार रहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भी पैसा देने के लिए तत्पर और क्या है, तैयार हैं, और ये मकान नहीं दे रहा है तो कोर्ट आदेश कर सकता है कि जो वस्तु जिसकी है उसे दिया जाए। क्योंकि एग्रीमेंट मकान का हुआ है तो ए को आदेशित करेगा कि बी को मकान दे दिया जाए। हाँ, अगर मकान नहीं दिलवा पाता न्यायालय तो ये सारे ये भी कहता है कि बी को क्षतिपूर्ति दिलवाया जाए, प्रतिकर दिलवाया जाए, कुछ क्या दिलवाया जाए, धन। लेकिन पहला नियम क्या है कि जो वस्तु जिसकी है उसे क्या की जाए। तो मकान अब करार हो गया तो किसके किसकी कल्पना में आ गई, बी की। तो भाई बी को मकान दिलवा जाए, लेकिन बी की भी तो जिम्मेदारी है कि पैसा किसको दे, ए को। अब जो ये यही आपका विशिष्ट पालन, अब किन संविधाओं का विशिष्ट पालन कराया जा सकता है, इसका स्पष्ट प्रावधान आपका विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 10 में है। और किनका नहीं कराया जा सकता, इसका स्पष्ट प्रावधान ये सारे की धारा 14 में है। बिहार में लगातार ये क्वेश्चन आता है। अब आइए, अगर मकान की संविदा है तो सामान्यतः विशिष्ट पालन करवाया जा सकता है, लेकिन अब धारा 14 पर कम से कम 2 उदाहरण मैं बता रहा हूँ जहाँ के वह वस्तु तो या वह कार्य करने के लिए बाध्य तो नहीं करेगा न्यायालय, लेकिन उसके एवज में क्या दिलवा देगा, मुआवजा। जैसे पहला दो आपका, जो संविदाएं व्यक्तिगत अर्हता पर यानी कि पर्सनल क्वालिटी पर, व्यक्तिगत गुण पर आधारित होती हैं, उनका विशिष्ट पालन नहीं करवाया जाता। तो ऐसे मामलों में क्या दिलवाया जाता है, आपका मुआवजा। जैसे कि आपका पढ़ाने की संविदा, अगर हमने आपसे पढ़ाने की संविदा की है और हम संविदा को भंग करते हैं तो जबरदस्ती कोई कानून नहीं पढ़वा सकता। हाँ, ये है कि हमसे आपको क्या दिलवा सकता है, मुआवजा। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो बिहार में पूछा जाता है, विवाह की संविदा का क्या विशिष्ट पालन करवाया जा सकता है कि नहीं, नहीं करवाया जा सकता। क्योंकि जबरदस्ती विवाह करवा भी दिया जाए तो पहले दिन से ही लातम जूतम पैजामम होने लगेगा, यानी कि पहले दिन से ही मारपीट क्या हो जाएगी। तो भाई अगर मान लीजिए कि विवाह तय हुआ और लड़की के घर वाले ने रिश्ता इनकार कर दिया बाद में, जबकि करार हो गया था विवाह के लिए, तो लड़के वाले मुआवजा की मांग कर सकते हैं कि हम काट बांट दिए थे, रिश्तेदारी में बता दिए थे, पूरा गांव जान गया था कि बारात अब 2 तारीख को जाएगी और 1 तारीख को आप इनकार कर दिए, हमारी बेइज्जती हुई, नुकसान हुआ, तो हमें क्या दिया जाए।
तो क्या कह सकता है कि विशिष्ट पालन करवाया जाए और उसी लड़की से विवाह करवाया जाए? नहीं। यानी कि विवाह की संविदा बिहार के लिए भी तैयार रखिए। विवाह की संविदा का विशिष्ट पालन होगा कि नहीं? नहीं। किताब लिखने की संविदा, नौटंकी करने की संविदा, आपका एक्टर की संविदा, नर्तकी की संविदा, बांसुरी बजाने की संविदा, आपका भाषण देने की संविदा, जबरदस्ती नहीं पालन कराया जाएगा। हाँ, मुआवजा मिल सकता है। मान लीजिए कि किसी ने करार किया कि हम तुम्हारे विवाह में डांस करेंगे, तो ऐसी दशा में जबरदस्ती डांस थोड़े कराया जाएगा। हाथ पर आपका कुछ देगा कि कई लोगों का, यानी कि हाथ पर क्या करेगा डांस करके, आपका हो सकता है तोड़ ओड़ दे। हाँ, इसमें एक और जानना है लास्ट में कि डांस करने की संविदा किया और पैर ही टूट गया। तो पैर टूट गया तो संविदा सही थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की धारा 56 आगे बताई जाएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, असंभवता का सिद्धांत, नैराश्य का सिद्धांत, यानी कि सब कुछ सही था। जैसे कि विवाह की संविदा में भी शाम को भी आपको बताया गया, आप लोगों को ही बता दिया जाए लास्ट में कि विवाह की संविदा में भी आपका सब कुछ सही था। अब लगा कि विवाह हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए लड़का ही पागल हो गया, लड़का ही गायब हो गया, तब क्या करेंगे? या कल बताया भी गया था कि इस समय फोन जो है वह काफी खतरनाक काम कर रहा है, और 4-5 विवाह जो हमारे परिचितों के घर के होने वाले थे, बस किसी का 2 दिन पहले, किसी का 10 दिन, तो किसी का 20 दिन पहले टूट गया। बस ये था कि फोन ने क्या किया, आपका खलल डाल दिया। यानी कि भाई आप भी जब बात करिए किसी से तो सावधानी से बात करिए, कब फोन पर क्या उगल दे आदमी, कोई भरोसा नहीं। तो एक उदाहरण बताया जाए, 2 उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, शाम को बताया गया था। भाई एक लड़की की शादी हुई लड़के से, मैंने तय हुई, अभी हुई नहीं, और आपका लड़का सर्विस करता था, अच्छी नौकरी में था। लड़की ने फोन किया तो लड़का 2 बार फोन काट दिया, तो लड़की गुस्से में आ गई और कहे कि हम शादी ही नहीं करेंगे, ये तो हमारा फोन ही नहीं रिसीव कर रहा है, और शादी टूट गई। भाई शादी टूट गई, दूसरा आपका ये आया, मैंने ये सत्य घटना है, असत्य नहीं है, कि दूसरा ये आया कि लड़का फोन नहीं उठाया, सास जी ने, भाभी सास जी ने किया था, यानी कि लड़के की माँ ने किया था, और तत्पश्चात 2 बार फोन नहीं उठाया, तो लड़के की माँ को बीपी हाई थी, थोड़ा बीपी की बीमारी थी, और लगी डांटने लड़के को। तो लड़का सोचा कि अभी ये हाल है तो विवाह के बाद क्या होगा, तो शादी क्या हो गई, कैंसिल, और कह दिया कि मैंने शादी कैंसिल हो गई। तो ये सत्य घटनाएं बताई जा रही हैं। तो आगे बढ़ा जाए, यानी कि इसका मतलब अब माइनर पर डायरेक्ट आइए। जहां तक माइनर की बात है, अब समस्या ये है कि, बैठिए भाई, समस्या अब ये है कि क्या अगर माइनर ने कोई करार किया है तो क्या उस करार का विशिष्ट पालन कराया जा सकता है कि नहीं? तो 2 पॉइंट याद रखना है कि अगर माइनर ने अपने दायित्व की पूर्ति कर दी थी, मैंने जो कुछ माइनर को करना था वो क्या कर दिया था पूरा, तो माइनर विशिष्ट पालन करवा सकता है, लेकिन माइनर के विरुद्ध विशिष्ट पालन नहीं हो सकता। एक उदाहरण देखिए, फिर एक बार हम बता रहे हैं, माइनर करवा सकता है लेकिन माइनर के विरुद्ध नहीं। मान लीजिए ए, ये मकान है, ए ने एक माइनर को बेचने की करार किया, मैंने बेचने के लिए वादा किया, और बी आपका 15 साल का था। तो अगर बी खरीदने से इनकार कर दे तो ए बी के खिलाफ मुकदमा करके इस संविदा का विशिष्ट पालन नहीं करा सकता कि बी को आदेशित किया जाए कि खरीदे, लेकिन माइनर करा सकता है, क्योंकि माइनर के हित में कानून है। अगर बी चाहे
अगर ए बेचने से इनकार कर दे तो भले बी माइनर हो, फिर एक बार समझिए, बी कोर्ट में जाकर ये कह सकता है कि हजूर हमने पैसा दे रखा है, यानी कि अपना दायित्व तो हमने क्या कर लिया है पूरा, और ए बेच ही नहीं रहा है, भले मैं माइनर हूँ, जब मैं अपना दायित्व तो क्या कर चुका हूँ पूरा, तो हमें वह मकान क्या किया जाए, दिलवा जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि माइनर प्रतिगृहिता सामान्यतः हो सकता है लेकिन वचनदाता नहीं हो सकता। इसका मतलब एक लाइन दिमाग में कहीं भी आ जानी है कि माइनर के हित के लिए अगर संविदा है तो अवयस्क या माइनर दूसरे पक्षकार के खिलाफ उस संविदा का विशिष्ट पालन करा सकता है, लेकिन माइनर के खिलाफ विशिष्ट पालन नहीं होगा। लेकिन कब करा सकता है माइनर, जब अपनी लाइबिलिटी पूरी कर दिया हो कि न किया हो, यानी कि जो पैसा था बी क्या किया है, दे दिया है, और ए बेचने से क्या करता है, यानी कि जितने भी कानून हैं बता दिया जाए वो माइनर के फेवर में आज भी हैं, इसमें शक नहीं है ज़्यादातर कानून। तो इस प्रकार जो माइनर पर आपका पढ़ना था, एक पॉइंट बचा है उसको सोमवार को हम बताएंगे। अभी आपका हमें भी उसमें मैंने कह सकते हैं कि और थोड़ा हमें भी जानना है एक दो बातें, क्योंकि आधी अधूरी बातें न बताई जाए। वह है आपका विवाह की संविदा। अगर माइनर विवाह की संविदा करता है तो क्या होगा, माइनर का गार्जियन करता है तो क्या होगा, तो इसको हम और अध्ययन थोड़ा कर लेंगे तब बताएंगे, क्योंकि इसके लिए आपका केवल कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2006 अब बना है, भाई पहले वाला समाप्त हो गया, आपका शारदा एक्ट जो कहा जाता था वह समाप्त हो गया, नया कानून बना है किस सन में, 2006 में। तो उसमें क्या प्रावधान है और आपका कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रावधान है, दोनों जोड़कर आपका एक साथ बताना है, इसीलिए इसको आपका सोमवार को बताया जाएगा। अगला अब धारा आ जाइए 12 आ जाइए। फिर जब भी 12 से भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है, 3-4 मॉडल प्री में बनते हैं, उसके बाद कोरिलेशन, तब बेरक की भाषा शुरू की जाएगी। देखिए आपका एकदम शुरुआती दौर से शुरू करिएगा धारा 12 पढ़ने के पहले। धारा 10 कहती है, सेक्शन 10 ये कहता है, पहली कंडीशन है कि कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब पहली शर्त ये है कि करार के जो पक्षकार हों वह कॉम्पिटेंट हो, सक्षम हो। धारा 11 बताती है कि कौन संविदा के लिए सक्षम है, तो तीन बातें हमने बताया, पहला जो वयस्क हो, दूसरा जो स्वचित हो, और तीसरा जो किसी कानून के तहत संविदा के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो। अवयस्क हमने बता ही दिया, वयस्क अवयस्क पर दोनों पर। अब दूसरा पॉइंट आता है स्वचित, यानी कि साउंड माइंड। तो दो क्वेश्चन शुरुआती दौर में गलत होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि संविदा के लिए सक्षम वह होगा जो स्वचित हो, ये किस सेक्शन में है, तो 11। स्वचितता क्या है, कब कहा जाएगा कि व्यक्ति साउंड माइंड है, स्वचित है, यानी कि पागल ओगल नहीं है इसका, या स्वचितता क्या है, स्वचितता का निर्धारण किस सेक्शन के तहत किया जाता है, ये क्वेश्चन बना है। तो एक सेक्शन आगे बढ़ जाइएगा, कौन सा सेक्शन मारेंगे, 12। भाई गलत ना हो, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट किया है जे में, मैं फिर बता दूं, स्वचित होना चाहिए, ये सेक्शन 11। स्वचितता क्या है, कब उसे साउंड माइंड कहा जाएगा, कब उसे अनसाउंड माइंड कहा जाएगा, इसका निर्धारण 11 नहीं करेगी, कौन सी धारा करेगी, 12। अब अगला क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है यानी कि चित्त विकृत है,
या आप पागल आसान भाषा में कहिए या विकृत चित्त हैं, तो ऐसी दशा में उसके द्वारा किया गया संविदा क्या होगी, ये पूछा जाता है। तो धारा 12 के अनुसार इंग्लैंड और भारत में अंतर है। इंग्लैंड में वह संविदा पागल के विकल्प पर शून्यकरणी है, यानी कि इंग्लैंड में याद रखिए वह क्या होगी, वाइडेबुल, यानी कि चित्त विकृत को विकल्प मिलेगा, या तो वह शांत रहे या कोर्ट का दरवाजा खटखटा के संविदा को क्या कराए, रद्द। लेकिन भारत में ऐसी संविदा वार्ड होगी, शून्यकरणी न मार दीजिएगा, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं होगा। अब चित्त विकृतता पर जितने कानून हैं पहले वह देखा जाता है और फिर आपका सेक्शन 12 शुरू किया जाता है। एक क्वेश्चन आपको निश्चित मिलता है। देखिए किन किन कानूनों में पागल को देखना है। एक तो आईपीसी में देखना है 84/98, यानी कि आईपीसी की दो धाराएं देखनी है हमें, कौन कौन, 84, और दूसरी कौन सा हम धारा देखेंगे, 98। और इसी में दो बूंद वाला अगर है तो दो बूंद वाला भी देख लीजिएगा। जानते हैं ना, दो बूंद बहुत खतरनाक चीज इस समय हो गई है। और देख ही रहे हैं कि दरोगा जी भी दो बूंद लेकर थाने में कुकर्म किए हैं और पूरा यूपी हिल गया है। तो दो बूंद बहुत खतरनाक है। दो बूंद रहेगा तो कौन सी धारा लागू होगी, 85 और 86। तो इसी में दो बूंद भी दे दिया जाएगा और आपका कह सकते हैं कि कानून बता दिया जाएगा हल्का सा। जब भी अनसाउंड माइंड पर्सन पढ़िए, ये तो आईपीसी में है, आपको सीआरपीसी में भी पढ़ना पड़ेगा कि जिस समय ट्रायल चल रहा है अगर उस समय व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, पागल हैं, आसान भाषा में समझिए, पागल न कहिएगा, पागल समझाने के लिए बताया जा रहा है। लीगल भाषा प्रयोग करिएगा, कौन सा, अनसाउंड माइंड या विकृत चित्त या चित्त विकृत। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इससे बनेगा। इसके लिए जो ट्रायल होता है आपका अलग, उसके लिए आपका प्रावधान किया गया है। और सीआरपीसी की धारा 329 से लेकर 329 है ना, देख लेते हैं भाई। हाँ, 328 से लेकर आपका 339 है भाई। 338 से लेकर 339, यानी कि ये सीआरपीसी में हल्का सा देखना है। इसके बाद आपका जब भी अनसाउंड माइंड पर्सन पर पढ़िए तो आपका जो साक्ष्य अधिनियम में पूछा जाता है, तो साक्ष्य अधिनियम की जो धारा आप पढ़ेंगे 118, यानी कि 118, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। इसके बाद भारतीय पागलपन अधिनियम एक बना है पागलों के लिए 1987 में, हल्का सा एक लाइन ये कानून देखना है। इन भारतीय पागलपन अधिनियम 1987 भी पढ़ना है। और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट की धारा हम कौन पढ़ेंगे, 12, यानी कि लास्ट में हम आएंगे कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 12। लेकिन कुछ बातें पहले कोरिलेट कर लीजिए। अब आइए पहले आईपीसी से देखा जाए। कम से कम दो धाराएं याद रखिएगा, 84 और 98। देखिए कैसे कोरिलेट है। अभी दो बूंद को बाहर रखा जाए, नहीं तो आपका पागल से बाहर चला जाएगा। आपका 84 ये कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करते समय यानी कि चित्त विकृतता या पागलपन कब होना चाहिए,
अपराध करने के पूर्व कि अपराध करते समय कि अपराध के पश्चात की उपर्युक्त सभी। हाँ, बचाव कब मिलेगा 84 में? हाँ, मस्तिष्क में दोष के कारण, यानी कि आपका माइंड में दोष के कारण वह व्यक्ति अपराध करते समय कार्य का नेचर यानी कि प्रकृति नहीं समझ पाया, ये नहीं जान पाया कि कार्य रांगफुल या दोषपूर्ण या गलत हैं, ये कार्य कानून के विपरीत हैं। तीन बातें याद रखिए, क्या क्या नहीं समझ पाया है? प्रकृति, यह कार्य दोषपूर्ण है या कानून के या विधि के क्या हैं? विरुद्ध हैं। लेकिन ये कब नहीं समझ पाया? ये कार्य करते समय और किसके कारण? मस्तिष्क में क्या? दोष के कारण। तो ऐसा व्यक्ति दंड का हकदार नहीं होगा, सजा का हकदार नहीं होगा और बचाव का हकदार होगा। अब मस्तिष्क में दोष देखिए, यहीं आपका दो बूंद हल्का सा देखा जाएगा। जो मस्तिष्क में दोष हैं या तो अन्य कारणों से हो सकता है या नशा के कारण। अगर मस्तिष्क में उसके दोष आ गया है और मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया है कि क्या उचित है क्या अनुचित है और बिना नशा के कोई बीमारी के कारण, तो 84 लागू होगी। और यहीं अगर मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया, मैंने सोचने समझने की क्षमता उचित और अनुचित क्या हो गई? गायब। और नशे के कारण तब एक दो सेक्शन और बना है, 85 और 86। तो भाई नशे के कारण मस्तिष्क काम करना बंद किया है या सोचने समझने की क्षमता खो गई है, तो ऐसी दशा में अलग कानून है और अन्य बीमारी से हुआ है तो अलग कानून। अब पागल शब्द का यूज नहीं हुआ है, मैं बता दूं, अनसाउंड माइंड पर्सन का यूज हुआ है। अनसाउंड माइंड पर्सन का मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसका मस्तिष्क में दोष है और दोष के कारण वह उचित और अनुचित को समझने में क्या है? असमर्थ है। क्या गलत है क्या सही है? तो तीन उदाहरण पूछा जाता है। एक तो दो केस याद रखिए। प्रथम केस कौन सा है? आर्नाल्ड का, आर बनाम आर्नाल्ड का। और लीडिंग केस कौन सा है? मैकनाटन। 84 पर लीडिंग केस कौन है आईपीसी में? मैकनाटन का। जज का नाम भी याद रखिएगा, टिंडा की सब्जी खाते रहिए, टिंडले, टिंडले। भाई फिर मैं बता रहा हूँ, मैकनाटन का केस किस धारा से संबंधित है? 84। और जज कौन थे? टिंडले। चित्त विकृतता की विधि किस केस में प्रतिपादित की गई? मैकनाटन। तब आगे बढ़ा जाए मैकनाटन से, यानी कि अब इसमें तीन बातें और जो पूछी जाती हैं। देखिए, व्यक्ति पागल नहीं है, तीन उदाहरण मैं बताऊंगा, लेकिन उस जब वह कार्य कर रहा है उसका मस्तिष्क सोचने समझने की क्षमता क्या किया है? खो दिया है। तो तीन शब्द जरूर याद रखिए जो कंपटीशन, चूंकि भाई एपीओ का एग्जाम भी आगे हैं। और फिर एक बार बताया जाए, 3 जुलाई को संभावना है होने की, तब पूरी तरह आप एपीओ पर भी लगिए, जे पढ़ते रहिए। आपको सलाह दी जाती है कि जे के लिए पढ़ते रहिए, घर पर ज़्यादा रिवीजन न करिए और एपीओ के लिए पढ़िए और रिवीजन भी समय करिए 2 माह। ये जो 2 माह का समय है, इसमें जो लोगों को एपीओ का फार्म डाले हैं, ज़्यादा एपीओ पर फोकस करिए, जे बस पढ़ते रहिए। आपका जे का जब फार्म आएगा तो उस समय भी समय मिलेगा, आप उस समय भी रिवीजन कर सकते हैं। अभी केवल क्या करिए? बस सुनते रहिए लेक्चर और पढ़ते रहिए, दिमाग में बैठाए रहिए, लेकिन मुख्य फोकस इस समय एपीओ पर करिए। और सोमवार से भाई आपको भी सूचना दी जा रही है कि शेड्यूल थोड़ा चेंज हो रहा है। आपका 7 बजे से 9 बजे तक यूपी एपीओ का क्रैश कोर्स लगेगा, जिसमें कि पुलिस एक्ट और एविडेंस पढ़ाया जाएगा। फिर 9 से 9:45
बजे तक या 9:50 तक इंग्लिश चलेगी अजय सर की। अब फिर 10 बजे से आपका जे का क्लास चलेगा, वहीं 12 सवा 12 तक। यानी कि ये शेड्यूल आपका, क्योंकि बीच में भाई हम भी लगातार आपका 4 क्लास नहीं ले पाते हैं जल्दी, तो बीच में हमें भी आधा पौन घंटा रेस्ट मिल जाएगा, तो आपका अगले क्लास भी दो क्या होगा, आसानी से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप मने अच्छे से लगिए, 2 माह यहीं लगभग बचे हैं, और 2 माह में आपका इतना पढ़िए कि दिमाग में भूत जैसे क्वेश्चन क्या करे और धारा। यही अब क्रैश कोर्स का मतलब ये हुआ कि रटवाना, भाई समझाइए और 4 बार क्या करिए, रटवाइए। इसीलिए लोग आते हैं कि सर क्या करेंगे बैठे बैठे, रटवा देंगे, घर पर धारा ही नहीं याद होती, तो यहाँ 20 बार एक ही धारा को सुनेंगे तो रट ही डालेंगे, कहाँ जाएगी धारा। और तमाम उसी में आपका जब एग्जाम रहता है तो तमाम टेक्निकल क्वेश्चन भी बताए जाते हैं। और आपका फिर एक बार देखिए, आपका 3 पॉइंट याद रखिए। निद्रा में अपराध पूछा जाता है, दूसरा मिर्गी में, और तीसरा प्रसूति उन्मत्ता में, यानी कि डिलीवरी के समय, बच्चा पैदा होने के समय। तो अगर कोई व्यक्ति निद्रा में, अगर उसको बीमारी है, निद्रा में चलने की, कार्य करने की बीमारी होती है ये, और अगर वह व्यक्ति निद्रा में गया, किसी को जान से मार दिया, आकर फिर मने लेट गया बिस्तर पर, सुबह हल्ला हुआ कि कोई मार दिया मार दिया, तो क्या दंड का भागी होगा कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे निद्रा में चलने की बीमारी थी, और जिस समय अपराध कर रहा था, ये मस्तिष्क उसका कार्य कर रहा था कि नहीं? नहीं। इसके बाद मिर्गी में अपराध, तो भाई मान लीजिए एक पत्नी थी, सब्जी काट रही थी, चाकू हाथ में लिए थी, मिर्गी आ गया, तो पति महोदय गए चप्पल सुंघाने, तो गांव में चप्पल ही सुंघाया जाता है, तो हवाई चप्पल की चमड़े का देख। चलिए आप कह रहे हैं तो भाई मान लेते हैं, हम भी नहीं जानते, कुछ बातें आप लोगों से भी सीख लिया जाए, चमड़े का ना। अब ये नहीं कि कल कोई कह दे कि हवाई चप्पल। हाँ भाई, चमड़े का चप्पल सुंघाने गए, तब तक चाकू से वो ली थी, उंगली में थोड़ा लग गया, तो क्या पत्नी ने अपराध किया? नहीं, पागल नहीं है, लेकिन उसका मस्तिष्क उस समय काम नहीं कर रहा है मिर्गी की बीमारी के कारण, तो 84 में बचाव की हकदार होगी। इसके बाद आपका प्रसूति उन्मत्ता पर भी पूछा जाता है कि कभी काल ये होता है कि औरतों को डिलीवरी के समय आपका इतना दर्द होता है कि वह अपना होशो हवास खो बैठती हैं, अगर उसी समय वार्ड बॉय को मार देती हैं, नर्स को मार देती हैं, डॉक्टराइन साहब को मार देती हैं, तो औरत ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसका दिमाग उस समय उचित और अनुचित सोचने की क्षमता क्या कर बैठा है, यानी कि पागल वो नहीं है, लेकिन उसका दिमाग उस समय काम। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आई पूछा गया है एक बार कि आईपीसी में पागल को क्या कहा गया है, छोटी छोटी बातों पर भी गौर करना है, अनसाउंड माइंड या चित्त विकृत, यही मारिएगा, इंग्लिश वर्जन एक बार देख लीजिएगा, अनसाउंड माइंड। अब आगे बढ़ा जाए, अगर अनसाउंड माइंड या चित्त विकृत व्यक्ति किसी को मार देता है, तो वह बचाव का हकदार होगा आईपीसी की धारा 84 में। तो क्या ऐसे पागल के विरुद्ध आप अपना बचाव कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, यानी कि पागल के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा या व्यक्तिगत सुरक्षा का क्या मिलेगा? अधिकार। तो अगर पागल आपको मार देता है तो पागल बच जाएगा कि धारा में 84, और पागल से अपने को बचाने के लिए आप किसको मार दीजिए, पागल को, तो आप भी बचेंगे कि धारा में 98। तो पागल बचेगा 84 में, और आप बच जाएंगे बचाने के लिए मारेंगे तो 98। तो आगे बढ़िए, अब अगला नियम आइए, अगर व्यक्ति जिस समय उसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, अगर वह व्यक्ति यानी कि अभियुक्त
उस समय अनसाउंड माइंड हैं, चित्त विकृत हैं, पागल हैं। तो इसके लिए ट्रायल की जो प्रक्रिया है, मुकदमा आगे बढ़ाने की या मुकदमे में जो सुनवाई की प्रक्रिया है या विचारण की प्रक्रिया है, उसके लिए सीआरपीसी में स्पेशल प्रावधान किया गया है। वह भले अपराध करते समय अनसाउंड माइंड न हो। कब अनसाउंड माइंड है? जब न्यायालय में क्या चल रहा है, जांच या विचारण। तो इसके लिए सीआरपीसी की धारा 329 से लेकर और नहीं 328 से लेकर कहाँ तक प्रावधान है? 339। अब एक दो लाइन बताना है, पूरी धारा तो संभव नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट जरूर याद रखें। अगर न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त अनसाउंड माइंड है, तो ऐसी दशा में उसको भाई आपका डॉक्टरों से कहेगा कि इसकी चिकित्सकीय परीक्षण करिए और बताइए कि क्या यह पागल है कि नहीं है। और ऐसी दशा में तब तक के लिए पागल खाने भेज दिया जाएगा, क्योंकि जेल में रहेगा तो आम कैदियों को भी क्या बना देगा? पागल। तो पागल खाने भेजा जाएगा। अगर डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई कि पागल है, तो या तो गार्जियन को सौंपा जाएगा कि आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए कि ये न तो अपने को नुकसान पहुंचाए न दूसरों को, तब हम आपको दें, और नहीं तो रांची या आगरा के पागल खाने में क्या करें? भेज दें। तो भाई अब पागल बार बार चेकअप होता रहेगा, जैसे ही स्वस्थ होगा मुकदमा आगे बढ़ेगा, और पागल रहा तो क्या रहेगा? पागल खाने। तो जो पागलों के डॉक्टर होते हैं आधा पागल वो भी हो जाते हैं। तो आप देखे होंगे फिल्म, कभी उनका मैंने सामान्य लेकर पागल क्या होते हैं, तो उसका उपाय एक ही है, जब ज़्यादा खतरनाक पागल हो जाए तो बिजली का शॉक दीजिए, इंजेक्शन दीजिए, दिमाग क्या हो जाएगा? सुस्त। यही उपाय ही है। तो आपका अगला बताया गया सीआरपीसी। अब आपका साक्ष्य अधिनियम भी एक लाइन देखना है, और वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पागल कॉम्पिटेंट विटनेस होगा कि नहीं। यानी कि क्या कोई पागल है तो क्या वह न्यायालय में आकर गवाही दे सकता है कि नहीं, ये समस्या आई। तो पागल सक्षम साक्षी होगा, वह अपने पागलपन मात्र से ही अक्षम नहीं हो जाता। लेकिन अगर वह न्यायालय के प्रश्नों को क्या कर रहा है? समझ रहा है, और उसका उत्तर ठीक ढंग से दे रहा है, तो सक्षम। और न्यायालय के प्रश्नों को नहीं समझ रहा है और उसका उचित उत्तर नहीं दे रहा है, तो क्या माना जाएगा? अच्छा। जैसे एक पागल गवाही देने आया, नाम पूछा गया, पिता का नाम, क्या करते हो, न्यायालय अपना संतुष्ट हो लेता है, सब कुछ एकदम नॉर्मल सही सही बता दिया, यानी कि यह प्रश्नों को समझ रहा है और सही सही उचित उत्तर दे रहा है। मान लीजिए एक पागल आया, पूछा कि नाम क्या है, तो कहा कि अमेरिका, और गांव कहाँ है, तो इंग्लैंड। यानी कि ये महामूर्ख है, ये अक्षम है कि अब सक्षम? प्रश्न कोई और पूछा जा रहा है और जवाब क्या दे रहा है। यानी कि वह न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्न को समझने में असमर्थ है या उसका उचित उत्तर देने में क्या है? असमर्थ, तब अक्षम। तो पागल सामान्यतः सक्षम होगा कि अक्षम? सक्षम। लेकिन कब अक्षम होगा? जब वह न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्न को समझने में और उसका उचित उत्तर देने में असमर्थ हो। बस ये किस धारा में है? ये 118 एविडेंस में, 118 के एक्सप्लेशन में है। ये भी याद रखिए, धारा 118 के किस में है? स्पष्टीकरण। अब एक कानून एक लाइन, तब धारा 12 कॉन्टेक्ट आ जाए। पागलों के लिए एक कानून भारत में बना है। पहले दूसरा कानून था, नया कानून बना, अंग्रेज ही बना कर गए थे, भारतीय पागलपन अधिनियम 1912।
और उसी से हमारे यहाँ पागलों के बारे में कानून चलता था। लेकिन भारत की संसद ने अब एक नया कानून बना दिया है, भारतीय पागलपन अधिनियम 1987, और जो पागलों के बारे में क्या होना चाहिए क्या नहीं विस्तृत प्रावधान करता है। अब ये है कि अगर कोई अनसाउंड पर्सन संविदा करता है तो धारा 11 बताती है कि वह संविदा करने में सक्षम नहीं है। लेकिन अगर कर ही लेता, अब ये है कि कर ही लेता है तो दूसरा पॉइंट वह कॉन्ट्रैक्ट शून्य होगा। तीसरा पॉइंट कब कहा जाएगा कि पागल है और कब कहा जाएगा कि ठीक है, इसका निर्धारण की धारा से होगा 12। अब धारा 12 बैरक निकालिए और तब आपका कह सकते हैं कि बताया जा कुछ 11 तक हो ही गया। देखिए 12 भाई निकाल लीजिए, सेक्शन 12 निकाल लीजिए। संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वचित क्या है, हेडिंग दिया है। तो संविदा करने के उद्देश्य के लिए स्वचितता क्या है, कब कहा जाएगा कि व्यक्ति साउंड माइंड है और कब कहा जाएगा अनसाउंड माइंड, इसका निर्धारण ही करती है कौन सी धारा 12। अब देखिए, कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वचित कहा जाता है यदि वह उस समय जब वह संविदा करता है उस संविदा को समझने में और अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में उचित निर्णय लेने में समर्थ हो। तो पहले स्वचित दिखाइए, यानी कि कब कोई व्यक्ति संविदा के लिए साउंड माइंड या स्वचित कहा जाएगा। तो कानून ये कहता है कि जिस समय वह संविदा कर रहा है, पॉइंट पकड़िए 84 पर आईपीसी, जिस समय वह अपराध कर रहा है, तो संविदा अधिनियम कहता है कि जिस समय वह क्या कर रहा है, संविदा। तो बताइए स्वचितता कब देखी जाएगी, संविदा करने के पहले कि संविदा के समय की संविदा के बाद, संविदा के समय। और 84 में कब देखा जाएगा पागलपन, अपराध करने के पूर्व की समय की बात, दोनों में सेम है। यहाँ संविदा करने के समय और वहाँ क्या है, अपराध करने के समय। आगे देखिए आपका, हाँ, जब वह संविदा करता है उस संविदा को समझने में और अपने हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको जानने में युक्त युक्त निर्णय लेने में समर्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्ति संविदा को समझ रहा है और इस संविदा से उसके इंटरेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका निर्णय लेने में वह उस समय क्या है, सक्षम, तो माना जाएगा कि स्वचित है, क्योंकि सब कुछ वह क्या कर रहा है, संविदा करते समय समझ रहा है। अब यहाँ पागल खाने का रोगी पूछा जाता है कि एक पागल खाने का रोगी है। अब दो उदाहरण देखना है पहले। एक पागल खाने का रोगी है, 15 दिन महीने में पागल रहता है, 15 दिन स्वस्थ रहता है। तो कब वह संविदा करता है, तो कब वह करार करता है, तो करार ही शून्य होगा। और कब करार करता है तो वह प्रवर्तनीय संविदा होगी। तो अंतराल भी याद रखिएगा, जिस समय वह अस्वस्थित था उस समय करार करे तो वह करार ही क्या है, सुन। और जिस समय वह स्वचित था उस समय करार करता है तो वह करार प्रवर्तनीय क्या होगी, संविदा। पूछा गया जे में, और आपका पूछा क्या गया है इसमें, आपका एलस्टेशन ही दिया है। देखिए आपका पहला जो उदाहरण है इसी पर आधारित है, ध्यान शब्दों को पकड़िए। पागल खाने का एक रोगी जो कि अंतरालों में स्वचित हो जाता है और उन अंतरालों के दौरान में
संविदा कर सकेगा। तो कब संविदा कर सकेगा? जब क्या हो? स्वचित। आपका ये हम नहीं बता रहे हैं, आपका बेयर एक्ट में पहला उदाहरण ही बता रहे हैं पागल का। अगला देखिए भाई आपका, फिर बैक हो जाइए सेक्शन 12, अभी पहला पैराग्राफ चला था। अगला देखिए, जो व्यक्ति प्रायः आपका विकृत चित्त रहता है किंतु कभी कभी स्वचित हो जाता है, तो बताइए कब वह संविदा कर सकेगा और कब नहीं कर सकेगा? बताइए तो। जब स्वचित रहेगा तो संविदा कर सकेगा, और जब अस्वचित है तो संविदा, बस एक लाइन। अब जो व्यक्ति प्रायः स्वचित रहता है किंतु कभी कभी विकृचित हो जाता है, यानी कि दोनों बातें एक बार भी कही जा सकती थी, लेकिन दो लाइन बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए आपका पहला क्या कहता है, सेकंड पैराग्राफ ये कहता है कि अमूमन वह कह सकते हैं कि चित्त विकृत है, लेकिन बीच बीच में कभी काल क्या हो जाता है? स्वचित। तो जिस समय स्वचित हो गया संविदा कर ले। थर्ड पैराग्राफ ये कहता है कि सामान्यतः स्वचित है, लेकिन बीच बीच में वह क्या हो जाता है? पागल। तो कब संविदा नहीं कर सकता? जब वह क्या हो जाता है? अस्वचित या अनसाउंड माइंड या पागल। यानी कि दोनों को मिलाकर लास्ट लाइन ये रही कि जब वह स्वचित है वह संविदा करने में सक्षम है, और जब अस्वचित है तो वह संविदा करने में क्या है? अक्षम। अब आइए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये माना जाता है कि वह हमेशा संविदा करने में अक्षम ही है? सतर्क रहिएगा। एक व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा संविदा करने में अक्षम ही रहता है, सक्षम कभी नहीं होता, उसको इडियट कहा जाता है। इडियट यानी कि मूर्ख। जो मूर्ख होते हैं वह जन्मतः मूर्ख होते हैं, और जन्मतः मूर्ख का मतलब उनको कोई समझ नहीं होती। कोई कहेगा कि पूरब चलो तो चलेंगे मनमाना पश्चिम, कोई कहेगा कि ये कार्य करो तो वो कार्य करेंगे। मैंने उनको समझ ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये जो समझ का अभाव है ये बीच में नहीं हुआ, ये नहीं कि अंतराल में हो गया, ये कब हुआ? जन्मतः। तो ऐसे व्यक्ति, याद रखिएगा, न तो एविडेंस की धारा 118 में सक्षम साक्षी होंगे और न ही संविदा करने में क्या होंगे? सक्षम। ये जब भी संविदा करार करेंगे वह करार शून्य होगा, संविदा तक पहुंचेगा नहीं, संविदा ये कर ही नहीं सकते। अब एविडेंस में भी एक क्वेश्चन अलग बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सक्षम साक्षी नहीं है? सतर्क रहना है। पागल है ही, इसके बाद गूंगा जो बोल नहीं सकता, बताइए तो है कि नहीं? और बहरा वो भी है, लेकिन एक नहीं है, मूर्ख। उसमें इडियट दिया रहेगा, चार ऑप्शन देगा और देगा कि कौन सक्षम साक्षी नहीं है, तो कौन नहीं है? इडियट। अब इस प्रकार धारा 12 भी समाप्त हुई। अब आइए आपका अगला देखा जाए। आपका फिर सेक्शन 10 से ही उठाना पड़ेगा आपको, और अगले क्वेश्चनों में तो भाई ब्रेक थोड़ा दे दिया जाए तब पढ़ा जाए, क्योंकि आपका अभी कॉन्ट्रैक्ट ही चलेगा भाई। आपका एक पीरियड और कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, तो लास्ट पीरियड में सीपीसी लिखवाई जाएगी भाई। अभी आपका संविदा अधिनियम ही चलेगा। इधर जैसे 30 तक समाप्त हुआ, मानकर चलिए कि 75% समाप्त हो गया। जैसे ही हम लोग सेक्शन 30 तक पढ़ेंगे, संविदा अधिनियम 75% ये मानकर चलिए कि क्या हुआ? समाप्त। तो आपका 12 हो ही गया है। तो 15 मिनट बाद अभी चलेगा सेक्शन 13 से। बिहार में पिछली बार भी क्वेश्चन बना था 13 से। देखिए आपका संविदा नियम में सेक्शन 12 तक हो गया। इसके बाद आपका फिर धारा 10 से उठाना है,
और तब अगले सेक्शनों को पढ़ना है। यानी कि कहाँ से आपको उठा के और कहाँ पढ़ना है ये भी जानना पड़ेगा। फिर धारा 10 देखिए भाई, सेक्शन 10 ये बताता है कि कौन से करार संविदा होंगी। तो सेक्शन 10 में पहली शर्त थी कि करार के जो पक्षकार होने चाहिए वह कॉम्पिटेंट या सक्षम हो। अब ये है दूसरी शर्त, ये है कि कोई करार संविदा तभी बनेगा जब करार के जो पार्टी हैं, यानी कि जो प्रस्ताव किया है और जो स्वीकृति किया है, यानी कि जो प्रपोजल किया है प्रस्त और जो एक्सेप्टेंस किया है, इनकी जो कंसेंट है या इनकी जो सम्मति है वह फ्री हो, यानी कि स्वतंत्र हो। इसका मतलब ये हुआ कि करार के पक्षकारों की जो सम्मति होनी चाहिए वह फ्री या स्वतंत्र होनी चाहिए। अब इसके लिए फ्री कंसेंट थी कि नहीं, इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन हमें पढ़ना है वह 13 से लेकर और 22 तक पढ़ना है। यानी कि धारा 13 से लेकर और 22 तक में आपका स्वतंत्र सम्मत के बारे में ही प्रावधान चलेगा। तो जैसे ही आप स्वतंत्र सम्मत या फ्री कंसेंट को पढ़िए, तमाम पहले तो कंसेंट देखी जाती हैं और कहाँ कहाँ से कंसेंट को या सम्मत को आप कोरिलेट करेंगे और किन किन कानूनों में आप जाएंगे, पहले ये देखा जाए। जब भी आप कंसेंट या सम्मत पढ़िए, पहले तो सम्मत की परिभाषा देखनी है कि सम्मति का मतलब क्या हुआ, यानी कि इसकी डिफिनीशन। सम्मति का मतलब देखना है, फिर आपका इसको कई कानून में जाना है। एक कानून आपको हम आईपीसी में बताएंगे जो पिछली बार जे में क्वेश्चन भी आया था। फिर आपका सम्मत में आपका अपकृत या टाट में हम बताएंगे। फिर सम्मत के बारे में आपका जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार दिया गया है उस पर एक लाइन चलना है। फिर सम्मत के बारे में आईपीसी की धारा आपका 120 ए पढ़ना है हल्का सा, और तब आपका संविदा अधिनियम की धारा आपका जो पढ़ना है वह आपका पढ़ना है ये 13 से लेकर और 22 तक। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। जब आईपीसी में आप पढ़िएगा तो 87 से लेकर 92 और एक और हम बता देंगे 120 ए अपकृत में भी। इसके बाद आपका संविधान में क्या है सम्मत, और आपका इसके बाद लास्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट शुरू करेंगे। जहाँ तक सम्मत या कंसेंट शब्द की बात है, कंसेंट शब्द को कॉन्ट्रैक्ट में तो परिभाषित किया गया है सेक्शन 13 में। बिहार में इस बार पिछली बार क्वेश्चन आया था आपका, अभी हम बताएंगे। बिहार में पिछली बार क्वेश्चन आया था कि सम्मत का मतलब क्या हुआ। तो भाई बेरेक्ट से बताया जाएगा टेक्निकल पॉइंट जो हैं, लेकिन पहले कोरिलेट कर लिया जाए और आपका तब देखा जाए। कंसेंट या सम्मति का मतलब ये हुआ कि किए गए कार्य के परिणाम को स्वीकार करना, यानी कि जिस कार्य के लिए हमने रजामंदी दी है, अगर वह कार्य हमारे प्रति किया जाता है और उस कार्य से कोई हमें नुकसान होता है तो हम उस नुकसान को बर्दाश्त करेंगे, हम स्वीकार कर लेंगे। जैसे ये कहता है कि हे भी तुम मेरी घड़ी तोड़ दो, जो घड़ी तोड़ने से नुकसान होगा वह नुकसान मैं सहन करने के लिए रजामंद हूँ, तो हम कहेंगे कि ए ने बी को घड़ी तोड़ने के लिए क्या दी थी, सम्मत।
यानी कि सम्मत शब्द आईपीसी में कहीं परिभाषित नहीं है और आपका संविधान में भी कहीं परिभाषित नहीं है, टाट में भी कहीं परिभाषित नहीं है, लेकिन एक जगह परिभाषित है और वह आपका है कॉन्ट्रैक्ट में। तो सेक्शन पहले याद रखना है, किस सेक्शन में? 13 में। आइए, सम्मति, जो व्यक्ति सम्मति देता है उसे कोई क्षति या इंजरी नहीं होती। यानी कि आपका पहले हम आईपीसी देखते हैं, तब आपका टाट, तब संविधान, लास्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। देखिए, जहाँ तक आईपीसी की बात है, आईपीसी में कंसेंट या सम्मति बचाव है और सम्मत के बारे में जो प्रावधान आईपीसी में किए गए हैं 87 से लेकर 92 तक, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 87 से लेकर 92 तक में सम्मत के बारे में प्रावधान है। पिछली बार यूपीजे में पूछा कि वालंटी नॉन फिट इंजुरिया, वालंटी नॉन फिट इंजुरिया का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति सम्मति देता है उसे कोई नुकसान नहीं होता, उसे कोई क्षति नहीं होती, उसे कोई हानि नहीं होती। यानी कि सम्मत से किया गया कार्य, आप सम्मत दिए हैं, आपके प्रति कार्य किया गया है, तो ये माना जाएगा कि आपको कोई लीगल डैमेज नहीं हुआ, आपको कोई विधिक क्षति नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार याद रखिए, क्वेश्चन पिछली बार जे का 4-5 क्वेश्चन निश्चित यहाँ मिल जाएगा आपको कोरिलेशन से ही। पिछली बार का ही क्वेश्चन है जे का, वालंटी नॉन फिट इंजुरिया, जो व्यक्ति सम्मति देता है उसे कोई नुकसान नहीं होता, ये किस धारा में समाहित है आईपीसी के? तो पहली धारा कौन सी है? 87। अब जहाँ तक आईपीसी की बात है, सम्मति हमेशा बचाव नहीं देती। दूसरा नियम, यानी कि कंसेंट हमेशा बचाव नहीं देता। शरीर के प्रति जो अपराध हैं उसमें आपका सम्मति पूर्ण बचाव नहीं है, लेकिन संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध है उनमें सम्मति पूर्ण बचाव है। एक पहले कॉन्सेप्ट बनाइए, आईपीसी के अध्याय 16 में 299 से लेकर 377 तक जो अपराध दिए गए हैं, प्रत्येक अपराध में कंसेंट या सम्मति बचाव नहीं है। लेकिन जहाँ तक अध्याय 17 की बात है, अध्याय 17 में 378 से लेकर 462 तक प्रावधान है जो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में लागू होगा, उसमें सम्मति बचाव मिलेगी। तो एक उदाहरण देखा जाए पहले आपका संपत्ति संबंधी मामलों में, और एक उदाहरण आपका चोरी का ही देखा जाए। मान लीजिए ए का एक छाता है और बी आपका इस आशय से, बेईमानी के इरादे से ए का छाता ए की रजामंदी या सम्मत के बिना लेकर चला जाता है, तो बी ने चोरी का अपराध किया। लेकिन अगर छाता ले जाने की रजामंदी या कंसेंट या सम्मत ए ने दे दी है, तो चोरी का अपराध होगा कि नहीं? नहीं होगा। यानी कि संपत्ति संबंधी अपराधों में जिस व्यक्ति की संपत्ति चोरी हुई है, आपका लूट हुई है, आपराधिक न्यास भंग इत्यादि हुआ है, अगर वह व्यक्ति इसके लिए रजामंदी दे दे और वह रजामंदी स्वतंत्र हो, यानी कि भयभीत करके नहीं ली गई हो, बल्कि कैसी हो? स्वतंत्र हो, तो संपत्ति संबंधी सभी अपराधों में कंसेंट बचाव देगी, लेकिन शरीर से संबंधित सभी अपराधों में बचाव नहीं देगी। शरीर से संबंधित दो अपराधों में तो
2-3 अपराधों में सम्मति बचाव नहीं देगी, लेकिन जो अपराध की कटघरी हैं, अगर सम्मति स्वतंत्र थी तो थोड़ा अपराध कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब 2-3 उदाहरण समझिए। जैसे ए बी को ये कह सहमति देता है कि हे बी, तुम मुझ पर गोली चलाकर मेरी हत्या कर दो। बी ए की सहमत से ए पर गोली चलाता है और ए की मृत्यु कारित कर देता है, तो बी बचाव का हकदार नहीं होगा। लेकिन अगर ए की एज 18 साल से ऊपर हो तो बी का जो अपराध होगा वह हत्या न होकर हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध से गवर्न होगा। यानी कि बचाव तो नहीं है सम्मत ऐसे मामलों में, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है, आपका जो अपराध की कटघरी है वह कहाँ आ जा रही है, कम। इसी प्रकार घोर उपहत में भी बचाव नहीं है। इसी प्रकार आपका कह सकते हैं कि आपका गर्भपात में भी बचाव नहीं है, लेकिन दंड की मात्रा थोड़ा कम हो जाएगी। अगर स्त्री की सम्मत से गर्भपात होता है तो थोड़ा दंड कम है, और सम्मत के बिना किया जाता है तो दंड क्या है, ज़्यादा। मैंने वही दंड की मात्रा बचाव नहीं है, लेकिन दंड की मात्रा थोड़ा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब एक और उदाहरण आपका नींबू का देखा जाता है, मिर्चा का नहीं, क्योंकि इस समय नींबू और मिर्चा भी काफ़ी क्या हो गए हैं, भाई लोग खरीद कर अपने दरवाजे पर लगाते थे ताकि भूत प्रेत और बाधा न आए। तो आपका भाई भूत प्रेत बाधा न आए, टोटका करते थे। तो भाई जब आपका राफेल लेने गए, हमारे आपका राजनाथ सिंह जी राफेल लेने फ्रांस गए थे, तो ऐसी दशा में वहाँ भी पूजा पाठ किए और नींबू और मिर्चा राफेल पर रख दिया गया। तो पूरा मीडिया में हो हल्ला मचा, ये भारत वाले अंधविश्वासी हैं, राफेल सुरक्षित रहेगा नींबू और किससे, मिर्चा से। वो अलग बात है, विश्वास की बात है, विश्वास करिए तो ठीक और न करिए तो कोई बात नहीं। तो ऐसी दशा में आपका इस समय नींबू मिर्चा की कीमत ज़्यादा हो गई है। आपका मिर्चा आ रहा है लेकिन तीखा नहीं है, यानी कि जैसे सरकारें हैं लेकिन दम ज़्यादा नहीं है। तो जैसे कि आपका मिर्चा भी काफ़ी खतरनाक हो गया है और काफ़ी महंगा भी हो गया है। वो भी मीठा मिर्चा आ रहा है, 10 मिर्चा डाल दीजिए तब भी तीखा सब्जी नहीं हो रही है, और नींबू की तो बात ही छोड़िए। तो आजकल सोशल मीडिया पर लोग अब मैसेज नहीं कर रहे हैं कि 1000 फॉरवर्ड करिए 100 इतना मिलेगा। बस आपका नींबू और मिर्चा क्या कर रहे हैं कि फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अब खरीद कर न लगाइए, सोशल मीडिया पर ही क्या करिए, चलाइए। तो आगे बढ़ा जाए, नींबू वाला उदाहरण याद रखिएगा, पूछा जाता है। देखिए आपका ये एक मान लीजिए कि आपका सर्कस का, उसको क्या बोलते हैं भाई, जोकर, ये सर्कस का जोकर है और अपने सिर पर नींबू रख लेता है और बी से कहता है, सहमत देता है, बी को कंसेंट देता है कि हे बी, तुम इस नींबू पर क्या चलाओ, गोली। और ए की एज भी सतर्क रहना है। अगर ए की एज 18 साल से कम है तब मामला दूसरा होगा, और ए की एज अगर 18 या इसके क्या है ऊपर। बी बी का इरादा ए को मारने का नहीं था, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी का नॉलेज था, इस बात की संभावना का ज्ञान है कि अगर हल्का सा निशाना चूक गया तो नींबू पर न लगकर किसके सिर पर लग जाएगा, ए का। लेकिन ए सम्मत दिया है, बी गोली चलाता है, और दुर्भाग्य कहिए कि जोकर को गोली लगती है, जोकर मर जाता है। तो यहाँ सम्मति हल्का सा ही बचाव देगी, हत्या में न जाकर मामला यानी कि 302 के तहत भी दंडित न होकर 304 आईपीसी के तहत होगा। और अगर
एक की एज 18 साल से कम थी तो कोई बचाव सम्मत नहीं देगी, मर्डर के लिए दोषी होंगे। यही सतर्क रहना आपको आईपीसी में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी की सम्मति से आप न तो उसकी जान ले सकते हैं और न ही घोर उपहत्य कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो और सम्मत स्वतंत्र थी तो आप दंडित होंगे। बस दंड की जो ऊंची श्रेणी अपराध की थी वह हल्का सा क्या हो जाएगा, नीचे, लेकिन बचाव नहीं है। तो लास्ट में ये रहा आईपीसी में कि शरीर के प्रति अपराध में सम्मति बचाव नहीं देती पूर्ण रूप से, अर्ध बचाव है, लेकिन संपत्ति संबंधी अपराधों में सम्मति पूर्ण रूप से क्या देती है, बचाव। अब इसी के साथ एक और धारा जोड़ लेना है, कल ही शाम को पढ़ाया गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी या आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने या ऐसा कार्य करने जो अवैध न हो, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं तो ऐसी सहमति ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कहलाती हैं। तो वहाँ भी सहमति आई है, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में क्या हो गए, कंसेंट बना लिए, तो क्या कहलाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का सार क्या है, सहमत। सार पूछे क्रोड क्या है, सहमत, यही तो है। अब आइए अपकृत्य में देखा जाए, तो आईपीसी हल्का सामने बताया, लेकिन आईपीसी में एक सेक्शन और थोड़ा बताना पड़ेगा, वह धारा 90। जब भी ए सम्मति दे रहा है बी को तो ए द्वारा दी गई सम्मति स्वतंत्र होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। अगर फ्री नहीं है तो ए द्वारा दी गई सम्मति बी को कोई बचाव नहीं देगी, चाहे वो शरीर के प्रति अपराध हो या संपत्ति। यानी कि सम्मति क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र। तो अब कब स्वतंत्र कही जाएगी ये तो नहीं दिया गया है, लेकिन कब स्वतंत्र नहीं कही जाएगी ये बात जरूर आईपीसी में बताई गई है। उसी प्रकार संविदा अधिनियम में भी नकारात्मक ही रहेगा कि कब सम्मति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। नहीं वाला पोर्शन देना आसान रहता है और हाँ वाला देना कठिन रहता है। तो आईपीसी में भी नहीं और किसमें नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाएगा जोड़कर। लेकिन धारा 90, अगर किसी व्यक्ति की सम्मति पाई गई है और क्षति का क्या दिखाकर, भय, यानी कि आपका तो ऐसी दशा में वह सम्मति वैध मानी जाएगी कि नहीं, या कोई बचाव देगी कि नहीं, नहीं। तो भाई क्षति का भय दिखाया जाएगा। और जब 90 पढ़ें, जब आप कॉन्ट्रैक्ट की धारा 15 पढ़ेंगे, कोर्सन या प्रपीड़न, जहाँ की भयभीत करके सम्मत पाई जाएगी, तो तुरंत हम जोड़ेंगे आईपीसी की कौन सी धारा, 90। पहला हो गया भाई, अब पूरा डिटेल में चलाना संभव नहीं है, बस एक एक लाइन हम। दूसरा, तथ्य का भ्रम दिखाया गया। तथ्य का भ्रम मतलब आपका आसान भाषा में लालीपाप दिखाया गया। लालीपाप समझते हैं ना, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, और हाँ, लालच भी कह सकते हैं। लालच दिया गया, लालच भी सही शब्द उतना नहीं है। लालीपाप को प्रलोभन भी भाई दूसरी बात है, मैंने भ्रम दिखा गया। भ्रम मतलब कि कहा गया कुछ और किया गया कुछ और। जैसे एक उदाहरण देखिए, अब सटीक भाषा में नहीं आ रहा है, लेकिन तथ्य का भ्रम याद रखिए, लालीपाप आसान भाषा में उदाहरण से एक समझिए। ए एक व्यक्ति है और बी एक स्त्री है, उसको श्रीलंका ले जाता है कि तुम्हें मैं वहाँ कंप्यूटर की नौकरी दिलवा दूंगा और वहाँ
वेश्यावृत्ति में झोंक देता है, तो जो स्त्री की सम्मति है वह पाई तो गई थी, लेकिन तथ्य का भ्रम दिखाकर कहा गया कि हम करें, कंप्यूटर की नौकरी दिलवाएंगे और जाकर दूसरा काम करवा दिया गया, तो ये सम्मत स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। तीसरा आपका है मत व्यक्ति द्वारा दी गई सम्मत। तो जब 2 बूंद लिया है और नशे में चूर हैं और दिमाग उस समय काम करना क्या कर चुका बंद, तो 85 और 86 आईपीसी याद रखिए, क्या इनके द्वारा दी गई सम्मत वैध मानी जाएगी? नहीं। अगला चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा दी गई सम्मत, यानी कि पागल हैं, अनसाउंड माइंड है, तो क्या वो सम्मत दे सकता है? देखिए धारा 12 कॉन्ट्रैक्ट की बताई गई, लेकिन उसमें 90 भी जोड़ना था कि चित्त विकृत व्यक्ति किसी कार्य के लिए सम्मति नहीं दे सकता। एक पॉइंट छूट गया था तो पूरा कर लीजिए भाई। तो आपका हाँ, अगर अगला और सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है पीओ में, कि अगर 12 वर्ष से कम का शिशु है तो वह किसी भी कार्य के लिए सम्मति नहीं दे सकता। रट कर जाइएगा। निम्नलिखित कौन सम्मति वैध होगी? तो छत के भय के अधीन अवैध ही होगी। आपका तथ्य का भ्रम अवैध होगी। 12 साल से कम के बालक द्वारा की दी गई सम्मति अवैध। और इसी में एक पॉइंट फंसाता है, 12 वर्ष के बालक द्वारा दी गई सम्मति वैध होगी। 12 वर्ष की वैध, और 12 वर्ष से कम क्या होगी? अवैध। यही आपका छोटी छोटी बातें पीओ में गौर भी करनी है। अब आपका आईपीसी में सम्मति हो गया, तो थोड़ा टाट में देखते हैं। अगर प्रतिवादी ने कोई रांगफुल एक्ट किया, कोई गलत काम किया है और वादी उस कार्य को करने की सम्मति दिया है, तो प्रतिवादी एक पैसे के लिए भी दायी नहीं होगा। यानी कि प्रतिवादी से मुआवजा वसूला नहीं जा सकता। इसका मतलब कि अपकृत में चूंकि सेक्शन है नहीं, तो ऐसे ही पढ़ना है कि अपकृत में भी वारंटी नॉन फिट इंजुरिया का सिद्धांत क्या होता है? लागू। यानी कि जो व्यक्ति सम्मति देता है उसे कोई क्षति नहीं होती। तीसरा आ जाइए आपका फंडामेंटल राइट। और काफी क्वेश्चन आपका देखिए पूछा भी गया है एमपी में भी। एक क्वेश्चन आया था कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्या कोई लिमिटेशन पीरियड है? नहीं है। कोई समय सीमा नहीं है। आप 20 साल बाद भी जा सकते हैं, 40 साल बाद भी जा सकते हैं, 50 साल बाद भी, लेकिन साम्य का एक सिद्धांत जरूर लागू होता है कि विलंब साम्य को क्या कर देता है? विफल। समय सीमा नहीं है, लेकिन इक्विटी का एक नियम जरूर लागू किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है और वह लंबे समय तक शांत बैठा है और लंबे समय के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो न्यायालय मूल अधिकार को मान्यता देने से इनकार कर सकता है। आपका अब कितना लंबा समय, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया, क्योंकि कोई परिसीमा काल है नहीं। तो भाई लंबा समय 50 साल बाद, जैसे कि एक उदाहरण बताया जाए, जैसे कि मंत्री हैं बीके सिंह, ये थल सेनाध्यक्ष थे, इनके डेट ऑफ बर्थ में उसी समय गलती हो गई थी। यानी कि सर्टिफिकेट में कुछ और रजिस्टर में जब भर्ती हुए तो कुछ और लिख दिया गया। जब ये रिटायर होने को आए तो 6 माह पहले गए सुप्रीम कोर्ट की हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या किया जाए, सुधारा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक क्या सो रहे थे, खारिज कर दिया है आज का। कहा कि बहुत क्या कर चुके हैं, विलंब कर चुके हैं, जल्दी आना चाहिए, और रिटायरमेंट के बाद समय आ रहे हैं तो कोई सुधार नहीं। तो 1 साल और नौकरी में रह सकते थे, लेकिन 1 साल पहले ही क्या हो गए, रिटायर, क्योंकि भाई दर्ज जो था उसी उसी के आधार पर सब चल रहा था। तो अब सम्मत के बारे में मूल अधिकार पर आइए एक लाइन।
जहाँ तक मूल अधिकार की बात है, मूल अधिकारों को सम्मति के आधार पर छीना जा सकता है कि नहीं? तो छीना नहीं जा सकता। अर्थात अगर कोई एपीओ में भर्ती हो गया और सरकार से करार कर ले कि हम अपने मूल अधिकारों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, हम सम्मत देते हैं, हमारी सम्मत स्वतंत्र हैं, तो क्या मूल अधिकारों का वैभीयर, अभित्याग या त्यजन सम्मत से किया जा सकता है कि नहीं? नहीं। विधिक अधिकारों का आप कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट को छोड़ा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, लोक हित में दिए गए हैं। पूरी इंटरव्यू में पूछा गया भाई, तो व्यक्तिगत हित नहीं, बस किसके लिए? लोक हित में, और इसे इसका त्यजन संभव नहीं है। अब आइए, मूल अधिकार पर भी सम्मति हो गई, तो अब कॉन्ट्रैक्ट में चला जाए। जहाँ तक संविदा अधिनियम की बात है, आपका संविदा अधिनियम में जो कंसेंट के बारे में प्रावधान किया गया है, वह 13 से लेकर और 22 तक में किया गया है। तो सबसे पहले सेक्शन रटना है, सेक्शन तोड़ना है, और सेक्शन मिलाने के लिए आता है गलत ना हो। तो हम 3-4 बार रटवाएंगे, लेकिन हम भी पहले सेक्शन लिख लें। देखिए कैसे पढ़ना है। 13, इसके बाद 14, 14 से सेक्शन फिर निकालने हैं आपका 15, 16, इसके बाद 17, इसके बाद 18 और 20 से 22 एक एरिया में। फिर 15 का प्रभाव 19 में दिया गया है, फिर आप 64 पढ़ेंगे। फिर 16 का प्रभाव 19 ए में, फिर सेक्शन 64, 17 का 19 में, फिर 64, और 18 का भी 19 में, और कौन सी धारा? आपका 64। एक क्रम बनाइए। पहला क्रम ये है कि सम्मत या कंसेंट को कॉन्ट्रैक्ट में किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। कई बार पूछा है, तो आप 13 मार्क कराइएगा। फिर रटिए, कंसेंट या सम्मति को किस सेक्शन में, पहले भूमिका देख लीजिए पूरा, ताकि अब डिटेल में चले सोमवार से, तो भाई कोई समस्या न रहे। सम्मत या कंसेंट को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, ये रटना पड़ेगा 13 में। तो सम्मत क्या है? तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपका सेम थिंग्स पर, यानी कि एक चीज पर, सेम सेंस में, यानी कि एक भाव में रजामंद होते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि उनके बीच क्या जन्म ले लिया? सम्मत। यानी कि सम्मत का मतलब ये हुआ कि कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति एक बात पर, एक बात मतलब सेम थिंग्स, और एक बात पर, और यानी कि प्लस लगा है, एक सेम सेंस में, यानी कि एक भाव में। अब एक उदाहरण देखिए, एक बात और एक भाव, एक उदाहरण कम से कम शुरुआत। मान लीजिए ये पेन है, और मैं प्रपोजल किसी को करता हूँ कि ये पेन मैं बेचूंगा और 5 रुपया में बेचूंगा। दूसरा आदमी इस पेन को खरीदने के लिए तैयार हो गया और 5 रुपया भी देने के लिए तैयार हो गया। तो इसमें सेम थिंग्स क्या हुई? तो सेम थिंग्स का मतलब ए भी जानता है कि यही पेन बेचना है, और बी भी जानता है कि यही पेन खरीदना है, तो वह एक बात या आपका चीज हो गई। और सेम सेंस का मतलब ये भी जानता, ये भी ये कहता है कि हम 5 रुपया में बेचेंगे, और बी भी कितने में खरीदने के लिए तैयार हो गया? 5। तो ये क्या हो गया? एक भाव। तो बताइए सम्मत कब कही जाएगी? जब केवल एक बात पर सम्मत रजामंदी हो कि एक भाव में, कि बीच में या रहेगा कि और रहेगा,
तो यहीं बिहार फंसा दिया था कि सम्मत का मतलब क्या हुआ, तो दोनों एक साथ होने चाहिए कि अलग अलग, यानी कि एक बात पर एक भाव में सम एग्री होना, अर्थात एक बात और एक भाव में क्या होना, सम्मत होना। अब यहाँ आपका एग्री और कंसेंट भी बताया जाएगा। फिर एक बार देखिए, सम्मत का मतलब पूछा जाता है तो बीच में या वाला ना मारिएगा। जैसे कि क्वेश्चन का ऑप्शन दिया था, एक बात में सहमत होना, ये भी गलत है। एक भाव में सहमत होना, ये भी गलत है। एक बात या एक भाव में सहमत होना, ये भी गलत है। तो आखिर सही क्या है, एक बात और एक भाव, या एक बात पर एक भाव। पर रहेगा तब भी चल जाएगा। बीच में क्या देखेंगे आप, और भाई, और बीच में देखिएगा, दोनों के बीच में क्या देखेंगे, पर या और। अब अगर अगला क्वेश्चन कि सम्मति नहीं तो करार नहीं, विदाउट कंसेंट नो एग्रीमेंट, करार उत्पन्न ही नहीं होगा, तो ये किस धारा का सिद्धांत है, 13 का। जब सम्मति जन्म ही नहीं ली तो करार किस बात का भाई। अब आइए, ये जो 13 वाली सम्मति है, एक बात पर एक भाव में रजामंदी, ये धारा 14 कहती है कि ये जो सम्मति है ये फ्री होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। तो अगला यूपीजे का क्वेश्चन कि स्वतंत्र सम्मति या फ्री कंसेंट कहाँ परिभाषित किया गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सी धारा मारेंगे, 14। स्वतंत्र सम्मति कब कही जाएगी, तो इसकी परिभाषा नकारात्मक है। आइए देखा जाए, यदि किसी पक्षकार की सम्मति धारा 15 में प्रपीड़न द्वारा, प्रपीड़न मतलब कि कोर्सन द्वारा, कोर्सन मतलब उत्पीड़न द्वारा, उत्पीड़न मतलब भय दिखाकर, भय दिखाकर मतलब धमकी दिखाकर। अगर किसी पक्षकार की सम्मति अगर किसी पक्षकार की सम्मति भयभीत करके पाई गई है, क्षति का भय दिखाकर पाई गई है, तो वह सम्मति स्वतंत्र होगी कि नहीं, नहीं होगी। अब एक उदाहरण भी चला जाए। ए बी से कहता है कि हे बी, तुम अपना मकान हमें बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बी डर गया, अपना मकान ए को बेच दिया। तो बताइए, इस उदाहरण में बी की सम्मत कैसे पाई गई है, कोर्सन द्वारा, प्रपीड़न द्वारा। अब आईपीसी में थोड़ा कोरिलेट करिए। अगर किसी व्यक्ति की सम्मति क्षति का भय दिखाकर पाई गई है, तो आईपीसी में बताइए वह स्वतंत्र सम्मति मानी जाएगी कि नहीं, नहीं मानी जाएगी। आईपीसी की कौन सी धारा, 90। अभी हमने बताया कौन सी धारा। तो प्रपीड़न पर जो क्वेश्चन बनता है ज्यादा, आत्महत्या की धमकी देना, क्या कोर्सन माना जाएगा कि नहीं। तो चीकम अमीराजू बनाम चीकम से सम्मा का केस याद रखना है। चीकम अमीराजू बनाम चीकम से सम्मा, आत्महत्या की धमकी देना धारा 15 में कोर्सन माना जाएगा, याद रखिए, माना जाएगा। अब वो आगे बताया जाएगा डिटेल में। अगर प्रपीड़न द्वारा संविदा कारित की गई है, तो यह संविदा शून्य होगी कि शून्यकरणी होगी। तो क्या मारेंगे, शून्यकरणी होगी। किसके विकल्प पर, जिसकी सम्मत प्रपीड़न द्वारा क्या की गई है, पाई गई। तो यह संविदा शून्यकरणी होगी। तो प्रपीड़न का प्रभाव किस धारा में दिया गया है, 19 में। किसमें, तो कौन सी धारा कहती है कि कोर्सन द्वारा की गई संविदा, वाइट बताया जाएगा, वाइडेबल भी आगे। अभी पहले सेक्शन को तोड़ लेना चाहिए शुरुआती दौर में,
ताकि कम से कम दिमाग में एक सेक्शन घूमता रहे कल से। मिलाने के लिए कई बार आया, ये नहीं कि ये भी गलत हो जाए। इधर से गलतियां क्षम्य नहीं है कंपटीशन में। तो प्रपीड़न का प्रभाव किस धारा में? 19 में। ये संविदा कैसी होगी? शून्यकरणी होगी। और अगर कोई शून्यकरणी संविदा शून्य घोषित की जाती है तो लाभ की क्या कराई जाएगी? वापसी। किस धारा में? 64 में। एक फिर उदाहरण देखिए, मैं बताया भी था, फिर एक बार उदाहरण देखिए। मान लीजिए ए ने बी को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अपना मकान बेच दो। ज़्यादा हो भी रहा है, होता भी है। बी का मकान जो 1 करोड़ की कीमत का था वह 40 लाख में ही बेच दिया। मैंने 40 लाख में बेच दिया, 40 लाख ले लिया। बी जाता है आपका न्यायालय में और कहता है कि इस विक्रय विलेख को रद्द किया जाए क्योंकि मेरी सम्मति प्रपीड़न द्वारा संविदा के लिए पाई गई है। तो किसको विकल्प है? केवल एक पक्षकार को, बी को। या तो वह कोर्ट में जाए या शांति से क्या रहे, तो कोर्ट में जाकर। अब जब न्यायालय इस विक्रय को क्या करता है? रद्द। तो जो पैसा बी लिया है वह क्या करे? तो कौन सी धारा कहती है कि वापस करो 40 लाख ए को? तो कौन सी धारा आपका है? 64। अब मोहरी बीबी का भी केस बताया गया था कल। क्या मोहरी बीबी के केस में क्या कहा गया कि क्या 64 आपका अवयस्क के मामले में लागू होगी कि नहीं? नहीं, क्योंकि उसकी संविदा शून्यकरणीय नहीं है, वह तो वार्ड क्या है? एबनिसियो। दूसरा देखिए आपका, स्वतंत्र सम्मति तब नहीं कही जाएगी जब किसी संविदा के पक्षकार की सम्मति सेक्शन 16 के तहत अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा प्राप्त की गई हो, असम्यक असर द्वारा, अनुचित प्रभाव द्वारा, बुरा प्रभाव द्वारा। यानी कि अगर बुरा प्रभाव डालकर किसी पक्षकार की सम्मत पाई गई है तो वह भी सम्मत स्वतंत्र सम्मत नहीं कही जाएगी। ये संविदा भी शून्यकरणी होगी। लेकिन ये संविदा जो शून्यकरणी होगी ये किस सेक्शन में दिया गया है? 19A। यूपीजे में पूछा 19A कब जोड़ी गई? तो 1899। रट कर जाइएगा, जे में प्री में आ चुका है। कब जोड़ी गई? 19 से 1899। और फिर वही लाभ की वापसी की धारा में 64 में। तो एक बुरा प्रभाव का उदाहरण अच्छा देखा जाए, 1899 में जोड़ गई। बताया जाएगा डिटेल में क्यों जोड़ी गई। उसका इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या कारण था कि अलग किया गया, तो भाई डिटेल में चलेगा तब बताया जाएगा। एक असम्यक असर का उदाहरण देखा जाए जो अभी बिहार में पिछली बार ही आया था। बिहार में ये पूछा था, दूसरा क्वेश्चन बिहार का ही चल रहा है। और भूमिका में ही प्री के कई क्वेश्चन क्या हुए, जैसे आत्महत्या की धमकी देना प्रपीड़न माना जाएगा। सम्मत का मतलब क्या हुआ, फिर बिहार का क्वेश्चन। और तीसरा बिहार का ही क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट का है कि गुरु चेले का रिलेशन किस में आएगा? कपट में कि प्रपीड़न में कि असम्यक असर में? असम्यक असर। ध्यान से समझिए गुरु चेला। अब ये है कि पहले नियम देखिए असम्यक असर का। अगर पक्षकारों की हैसियत ऐसी है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को, डिजायर को अधिशासित कर सकता है। अधिशासित माने डोमिनेट कर सकता है। डोमिनेट मतलब कुचल सकता है, दबा सकता है। और दबाया और दबाकर कैसा फायदा लिया है? अनुचित की उचित? अनुचित। तो हम कहेंगे कि ये संविदा किससे प्रभावित है? असम्यक असर या बुरा प्रभाव या अनुचित प्रभाव या अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो गुरु चेला का बताइए।
बताइए गुरु चेले का रिलेशन ऐसा है कि नहीं कि एक गुरु चेले की इच्छा को दबा दे। पुलिस और अभियुक्त का रिलेशन है कि नहीं है। मालिक और अभिकर्ता का, अध्यापक पति पत्नी का है, बच्चों का पिता माता का, यानी कि आपका तमाम उदाहरण देखे जाएंगे। गुरु चेला पर ही आया जाए जो पूछा जाता है। एक गुरु था, चेले का घोड़ा था। घोड़ा आपका 1 लाख मार्केट प्राइस थी, लेकिन गुरु ने चेले की इच्छा को दबा दिया। और चेले की इच्छा को दबाया ही नहीं, दबाने के बाद अनुचित फायदा भी गुरु ने उठाया। यानी कि 1 लाख का जो घोड़ा था कितने में ले लिया, 1,000 में। तो बताइए ये जो संविदा है ये किससे प्रभावित मानी जाएगी, असम्यक असर से। तो फिर आया कि किसके विकल्प पर यह शून्य होगी, ए के कि बी के। किसको विकल्प मिलेगा, चेला को जिसकी इच्छा क्या की गई है। तो कौन सी धारा बताती है कि असम्यक असर की संविदा का प्रभाव क्या होगा, 19A। और ये संविदा वाइडेबल, लेकिन अगर घोड़ा चेले को वापस मिलता है तो चेला कितना 1,000 लिया है। तो कौन सी धारा कहते हैं कि चेला पैसा वापस करे, 64। अब 17 में आपका फ्रॉड है, यानी कि अगर कपट करके सम्मत ली गई है तब भी वह स्वतंत्र सम्मत नहीं होगी, इसका प्रभाव 19 में। और लाभ की वापसी 64 में। 18 में मिथ्या व्यपदेशन, दुर्व्यपदेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन है, इसका प्रभाव 19 में। और लाभ की वापसी किस में है, आपका 64 में। और 20, 21, 22 में भूल है। तो आप 2 पॉइंट और बताया जाए आपका। धारा 17 और 18 में इस समय अंतर पूछा जा रहा है, अच्छा अंतर पूछा जा रहा है। एक पॉइंट याद रखिएगा और केस भी एक कम से कम याद रखिए, डेयरी वर्सेज पीक का केस। डेयरी बनाम पीक का केस याद रखना है। डेयरी बनाम पीक, डेयरी वर्सेज पीक, ये जस्टिस हरशैल पूछा गया है, हरशैल। अब आप एक लाइन लास्ट में समझिए, तब रेस्ट दिया जाए 10 मिनट, फिर सीपीसी लिखवाया जाए। एक लाइन बस ये दिमाग में बैठा लीजिए कि कपट यानी कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन यानी कि दुर्व्यपदेशन या मिथ्या व्यपदेशन में डिफरेंस क्या है। तो कपट में अगर धोखा देने का इरादा था और दूसरे को धोखा हुआ तो हम कहेंगे कपट, फ्रॉड कहेंगे। और अगर धोखा देने का इंटेंशन नहीं था फिर भी दूसरा व्यक्ति क्या खा गया, धोखा। यानी कि गच्चा देना नहीं चाहता था व्यक्ति, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसकी बातों से क्या खा गया, गच्चा। तो गच्चा देने का इरादा हो तो कपट, और देने का इरादा न हो लेकिन फिर भी गच्चा दूसरा व्यक्ति खा ले तो ये कपट नहीं होगा, ये क्या होगा, मिथ्या व्यपदेशन। जैसे ये जानता है कि भाई आपका कोई बात सत्य नहीं है लेकिन सत्य के रूप में बताता है, जैसे बबली बंटी का केस। ये भी जानते हैं बबली बंटी कि ताजमहल मेरा नहीं है, फिर भी जो खरीदार आ रहे हैं कह रहे हैं, जहाँ सत्यता जानते हो कि ताजमहल क्या है, मेरा। तो ये फ्रॉड होगा, याद रखिए 420 आईपीसी में भी जाएगा इत्यादि। और मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मेरा या दूसरे का है, लेकिन वो विश्वास करता है कि ये सामान मेरा है और कहता है कि तुम खरीद लो या ले लो। तब तो भाई और बाद में पता लगता है कि इसका नहीं था। तो जैसे कि आपका उदाहरण में भी मान लीजिए परीक्षा की डेट आ गई और कोई मान लीजिए 3 जुलाई आ गई परीक्षा की डेट,
कोई व्यक्ति जानते हुए कि 3 जुलाई है दूसरे लोगों को भरमाता है कि वो तो अगस्त में परीक्षा गई है, लेकिन जान रहा है। तो जो लोग पढ़ाकू होते हैं या घुमंतू टाइप के, वो नए लड़कों को बस भरमाते रहते हैं। ये भरमाते हैं कि क्या पढ़ोगे, 2 माह में क्या पढ़ लोगे। खुद ही पढ़ेंगे, आकर बैठेंगे क्लास में, लेकिन नए को कहेंगे कि घर पर पढ़ो, क्लास क्या आते हो, खुद आएंगे। तो आप सतर्क रहिए ऐसे मठाधीशों से और महामंडलेश्वरों से, क्योंकि ये लोग 5 शाही स्नान करके क्या किए हैं, बैठे हैं। तो आपका एक लाइन और लास्ट में बता दिया जाए। अब तो एक लाइन तो आ गया ना कि कपट और मिथ्या व्यपदेशन ना है, तो फिर एक बार देखिए। एक को पता ही नहीं है कि कब परीक्षा है, लेकिन खुद विश्वास कर लिया कि 3 जुलाई को होगी और पूरा फ्लो में बता रहा है कि 3 जुलाई 3 जुलाई। उसे कहना चाहिए कि संभावित है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 3 जुलाई को क्या है, तो ये ना तो फ्रॉड है ना मिथ्या व्यपदेशन, लेकिन कह रहा है कि 3 जुलाई को होगी। मुझे मैं जानता हूँ, जबकि कोई जानता उनता नहीं है वो। तो इसको कहते हैं आपका इलाहाबादी भाषा में बकैती। आसान बात। जैसे चाय की दुकान पर जाइए तो क्या करते हैं लोग, बकैती ज़्यादा करते हैं और चाय कम पीते हैं। तो भाई आपका तो वह रेस्ट ले लीजिए तो सीपीसी लिखवाया जाएगा। यानी कि बकैती का मतलब मिथ्या व्यपदेशन। अब लीगल भाषा में बाद में जानिएगा, पहले दिमाग में तो बैठा लीजिए कि यही है।